4B, single correct type. Question number 1. An alkyl halide with the molecular formula C6H13Cl on treatment with potassium tert butoxide give 2 isomeric alkene. Both alkenes on hydrogenation give 2,3 dimethylbutane. Isomeric alkenes are. इस क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड गिवन है. जो एल्काइल हैलाइड है उसका फॉर्मूला गिवन है हमारे पास C6H13Cl. और इस एल्काइल हैलाइड में अगर हम लोग टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयंस डाल देते हैं, पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड, तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. और उस एल्कीन में अगर हम लोग हाइड्रोजनेशंस करते हैं, H2 को डाल देते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन. तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एल्कीन से, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड नहीं, यहाँ पे एल्कीन आइडेंटिफाई करना है कौन से एल्कीन की हाइड्रोजनेशन से 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो सकता है. तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल वे ये रहेगा कि हम लोग ऑप्शंस को उठाते हैं, हर एल्कीन के अंदर हाइड्रोजनेशंस करके देख लेंगे, जिससे 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन बन रहा होगा, वो हमारा आंसर बन जाएगा. तो अगर हम लोग यहाँ पे ए ऑप्शंस को देखते हैं, तो ए ऑप्शंस में हमारे पास अगर हाइड्रोजनेशंस करेंगे, या CH3C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं. तो ए ऑप्शन में अगर हाइड्रोजनेशंस करेंगे तो हाइड्रोजनेशन से जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3CH3. ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा. इस प्रोडक्ट का अगर नेमिंग करते हैं तो प्रोडक्ट का नेम क्या है, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन. तो 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन ये बन रहा है. अब इसका सेकंड ऑप्शंस को देखते हैं. तो सेकंड ऑप्शंस हमारे पास जो गिवन है, हमारे पास कंपाउंड गिवन है CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ भी यहाँ पे डायरेक्टली 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं. अगर इस कंपाउंड का हाइड्रोजनेशंस करते हैं तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. और जैसे ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो फाइनली ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा. तो ये वाले प्रोडक्ट्स का भी अगर नेमिंग करोगे तो इसका नेमिंग भी 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन ही बन रहा है. तो इसका मतलब जो हमारे पास ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजनेशंस करने के बाद हमें 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन मिल रहा है. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर टू हमारे ये स्टार्टिंग में है, एक रिएक्टेंट गिवन है, इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं अल्कोहलिक QH एंड NaNH2 के साथ, जिसकी हेल्प से ए कंपाउंड बन रहा है. और उसमें फर्दर NaNH2 और इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करके बी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो आइडेंटिफाई करना है ए और बी क्या होंगे. तो इसमें पहले जो अल्कोहलिक KH और NaNH2 को देखें तो हम लोग जानते हैं ये दोनों बेस होते हैं, और बेस का जो मेन काम होता है वो एलिमिनेशन का रहेगा. तो हमारे पास होगा क्या, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देखते हैं. तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था, इस कंपाउंड में डायरेक्टली 2 Br ग्रुप अटैच्ड हैं, 1 Br सेकेंड Br. तो जैसे ही इसके अंदर हम लोग फर्स्टली अल्कोहलिक QH डाल देंगे तो अल्कोहलिक QH एलिमिनेशंस करके डबल बॉन्ड बनाएगा. और फर्दर NaNH2 डालने के बाद इसमें 2 टाइम एलिमिनेशन होगा, और 2 टाइम एलिमिनेशन होने के बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. 2 टाइम एलिमिनेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ. ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास बन रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनने के साथ ही ये ए ऑप्शन है. अब इस कंपाउंड में फर्दर NaNH2 के साथ रिएक्शंस किया जा रहा है. तो NaNH2 बेस होता है, वो इस कंपाउंड के साथ जो एसिडिक H लगा हुआ है, जो ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp है, जिसकी वजह से उसके साथ लगा हुआ जो हाइड्रोजन है उसका नेचर एसिडिक बन जाता है. NaNH2 बहुत अच्छा बेस होने की वजह से यहाँ से एसिडिक H को बाहर निकाल देगा. और जैसे ही एसिडिक H को बाहर निकालेगा तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. और जैसे ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, अब ये कंपाउंड एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा. इसका रिएक्शंस करवाएंगे इथाइल क्लोराइड के साथ. इथाइल क्लोराइड में Cl के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, यहाँ से Cl को एलिमिनेट कर देगा. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस टाइप से कंपाउंड बनेगा. ट्रिपल बॉन्डेड वाला जो कार्बन था, इसके साथ आगे फर्दर 2 कार्बन और अटैच हो जाएंगे. तो ये हमारे पास फाइनली कंपाउंड बनेगा.
अब देखते हैं भी कौन सा ऑप्शन हमारे पास एग्जैक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन एसीटोन टू फॉर्म। ये जो रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है ये डायरेक्टली हमारे पास बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन है। बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन, बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शंस में क्या है, सिल्वर बेंजोएट लिया हुआ है। तो सिल्वर बेंजोएट ये हमारे पास बन गया सिल्वर बेंजोएट कंपाउंड। इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे सॉल्वेंट उन्होंने यूज़ कर लिया एसीटोन, एसीटोन सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ से हमारे पास एक तो AgBr एलिमिनेट हो जाएगा, AgBr बनेगा। साथ ही साथ में यहाँ से जो CO2 होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, CO2 निकल जाएगा। और CO2 एलिमिनेट होने के साथ बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जाकर Br ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन डिस्क्राइब्ड बिलो इज। तो रिएक्शन बताना है, इसके अंदर बताना भी कौन सा रिएक्शन हो रहा है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग वाला जो रिएक्टेंट हमारे पास गिवन है वो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, और जो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास एल्कीन है। तो एल्काइल हैलाइड से जो एल्कीन बनता है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू बनेगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एडिशन ऑफ HBr इज इजीएस्ट विथ। अब ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। HBr का एडिशन देखना किसमें सबसे आसानी से होगा। तो इसके लिए यहाँ पे एल्कीन के अंदर HBr का एडिशन करना है। तो एल्कीन के अंदर जो HBr का एडिशन होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को फॉलो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अगर इसका ध्यान से देखें, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले वाले स्टेप के अंदर जो एल्कीन होता है, एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने के बाद कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके ऊपर जाकर नेगेटिव चार्ज जो स्पीशीज़ होती है वो अटैक कर जाती है, और अल्टीमेटली हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो सबसे पहले वाला स्टेप है वो RDS है, और ये स्लो स्टेप है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप ही है। तो सबसे पहले जो एडिशन होती है HBr किस में ईजिएस्ट होगा, तो डेफिनेटली जितना इस डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रोफाइल का अटैक एल्कीन के ऊपर सबसे फास्ट होगा। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि जो जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला जो एल्कीन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। रीज़न, क्योंकि अगर आप लोग डी वाले कंपाउंड्स को देखते हो तो डी वाले कंपाउंड्स के अंदर ये एल्कीन बना हुआ है। इस एल्कीन के अंदर अगर अल्फा एच का नंबर देखें तो अल्फा एच का नंबर 6 है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा इसके अंदर। तो अल्फा एच का नंबर 6 है, तो इसके अंदर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो डी वाला जो ऑप्शन है उसमें एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल सबसे जल्दी इस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा, और डी वाले एल्कीन का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ए और बी में क्यों नहीं होगा? अगर ए और बी में अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे Cl एटम लगे हुए हैं ए और बी दोनों में, और ये जो Cl एटम लगा होता है वो -I इफेक्ट भी साथ साथ में लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड के पास कम होगी और वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कम रिएक्टिव होगा। सेम चीज़ जो हो रही है वो बी ऑप्शन के साथ भी होगा। बी के अंदर भी जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली Cl ग्रुप लगे हुए हैं, बल्कि यहाँ पे तो 2 Cl ग्रुप लगे जो दोनों -I लगाएंगे, डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे। जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में जो अल्फा एच का नंबर है वो ओनली 3 है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अल्फा एच 6 यहाँ पे डी ऑप्शन में होंगे। सबसे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
डी ऑप्शंस के अंदर है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव एल्कीन होगा वो हमारे पास आएगा डी ऑप्शन। Question number 6. Which one of the following produce a primary alcohol on reacting with CH3 MgBr? इस क्वेश्चन में पूछा गया है CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करने पे कौन सा कंपाउंड प्राइमरी अल्कोहल देगा। तो इसके लिए सभी ऑप्शंस को सॉल्व करके देखना पड़ेगा अपने को। CH3 MgBr इसका रिएक्शंस करवाते हैं एसीटोन के साथ। तो जैसे ही इसका रिएक्शन एसीटोन के साथ होगा तो एसीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। CH3 का अटैक कार्बन के ऊपर होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करके ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव आएगा। और अगर हम लोग इसके अंदर बाद में प्रोटोनेशंस कर देंगे तो प्रोटोनेशंस करने के बाद फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसका मतलब कीटोन तो ऑप्शन हो नहीं सकता एसीटोन तो, क्योंकि इससे तो 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। अब सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। CH3 MgBr का रिएक्शन मिथाइल साइनाइड के साथ करते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। तो मिथाइल साइनाइड के साथ रिएक्शन में क्या होगा, CN के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से CH3 नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक बॉन्ड शिफ्ट करके नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो हमारे पास बन रहा है CH3, कार्बन के साथ डायरेक्टली 2 CH3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के साथ यहाँ पे MgBr पॉजिटिव उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। फाइनली इसमें हम लोग हाइड्रोलिसिस करते होते हैं, वाटर डालेंगे इन द एसिडिक मीडियम। जैसे ही वाटर डालोगे एसिडिक मीडियम के अंदर, ये जो C डबल बॉन्ड N है ये यहाँ से ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है और अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, राइट। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं बन रहा, बी ऑप्शन में कीटोन बनता हुआ दिख रहा है। सी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है CH3 MgBr, इसका रिएक्शंस करवाना है इथाइलिन ऑक्साइड के साथ। इथाइलिन ऑक्साइड इज साइक्लिक ईथर, इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ग्रिग्नार्ड से CH3 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का अटैक होगा पॉजिटिव चार्ज सेंटर कार्बन के ऊपर और जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा वो टूट के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है CH3 के साथ CH2 अटैच हो गया, CH2 और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और इसको जैसे ही प्रोटोनेट करेंगे बाद में, तो प्रोटोनेशंस करने के बाद इसमें जो फाइनली अल्कोहल बनता हुआ दिख रहा है वो बनता है प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल बेसिकली 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इथाइलिन ऑक्साइड के साथ तो 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है और यही तो पूछा गया था कि प्राइमरी अल्कोहल किस में बनेगा। एक बार फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा। इथाइल एसीटेट है, तो इथाइल एसीटेट ये एस्टर ग्रुप हुआ हमारे पास इथाइल एसीटेट, और इथाइल एसीटेट के ऊपर अगर ग्रिग्नार्ड का अटैक होगा CH3 MgBr, तो एस्टर के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। CH3 अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा यहाँ से, तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है CH3C डबल बॉन्ड OCH3। सबसे पहले कीटोन बनेगा। अगर कीटोन बनेगा तो कीटोन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फर्दर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो जैसे कीटोन बनेगा उसके ऊपर ग्रिग्नार्ड का फर्दर अटैक होकर जो पहले वाला रिएक्शन था वही प्रोसीड हो जाएगा और यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो हमने आइडेंटिफाई करना था भी कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शंस करने पे 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो इस क्वेश्चंस का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा सी ऑप्शन। Question number 7. Identify the set of reagent and reaction condition X and Y in the following set of transformation. एक रिएक्शन गिवन है हमारे पास, उसमें आइडेंटिफाई करना है भी इस रिएक्शंस के अंदर X और Y हमारे पास क्या रहेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। इस क्वेश्चंस के लिए पहला जो थॉट अपने को एग्जैक्टली जो थॉट देना होगा वो ये चीज़ है कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले वाला जो रिएक्टेंट गिवन है उसमें जो Br लगा हुआ है वो फर्स्ट नंबर पे है, और सेकंड वाले जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसमें Br जो लगा हुआ है वो सेकंड नंबर पे है। इसका मतलब Br का पोजीशन चेंज हो रहा है।
तो बी आर का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, तो जब भी किसी भी ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा होगा तो वहाँ पे हाईली प्रोबेबिलिटी होती है कि एल्कीन बन जाए, क्योंकि एल्कीन बनने के बाद हम लोग उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कैसे? मार्कोनिकॉव लगाकर अलग प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनिकॉव लगाकर अलग बनता है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले ये जो 1 ब्रोमोप्रोपेन था, इससे एल्कीन बनाया गया होगा और एल्कीन से वापसी 2 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो अगर हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना है तो एलिमिनेशन करना है, तो एलिमिनेशंस करने के लिए क्या चाहिए होता है? एलिमिनेशंस करने के लिए अल्कोहलिक NaOH या अल्कोहलिक QH का रिक्वायरमेंट होता है। अब आपके पास तो ये एक्स कंपाउंड हमें आइडेंटिफाई हो गया, भी जो एक्स कंपाउंड होगा वो अल्कोहलिक QH होगा जिससे एल्कीन बनेगा। अब वाई कंपाउंड में क्या करना है? इस एल्कीन के अंदर आप लोगों ने HBr का अगर एडिशंस करते हो वो भी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग HBr को अगर ऐड करना है तो सीधा क्या डाल देंगे इसके अंदर? HBr को डालेंगे, HBr। ओके, तो जो वाई ऑप्शन बनेगा वो बनेगा HBr। तो यहाँ पे देख लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी में पहले क्या डाल रहे हैं? अल्कोहलिक का NH डाल रहे हैं जो कि एलिमिनेशन करेगा। वाई में क्या डाल रहे हैं? HBr। ये तो एक मीडियम प्रोवाइड करता होता है एसिटिक एसिड, मेनली रिएजेंट कौन सा? HBr है। तो अल्कोहलिक QH से एलिमिनेशन हो जाएगा, HBr उसमें मार्कोनिकॉव एडिशंस करके फाइनल प्रोडक्ट देगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज। तो जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट दी गिवन है एल्कीन है, एल्कीन के अंदर HBr डाल रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाना है। तो एल्कीन के अंदर जो HBr का एडिशन होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को फॉलो करेगा। पहले वाले स्टेप में क्या होगा? डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा HBr से H पॉजिटिव मिलेगा। तो डबल बॉन्ड के ऊपर जैसे ही H पॉजिटिव अटैक करेगा तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन वहाँ पे बनाओगे जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो रिंग के साथ वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहीं पे पॉजिटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब इसके ऊपर Br नेगेटिव अटैक करेगा और Br नेगेटिव अटैक करने के बाद जहाँ पे पॉजिटिव सेंटर है वहाँ पे Br को आप लोग अटैच कर दोगे, तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग जो फाइनल आंसर बनता है वो बनेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज हाईली सिलेक्टिव। इसके अंदर जो हम लोगों को सोचना है, हमने सोचना है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के अंदर हम लोग बात करके आ चुके होते हैं कि जो क्लोरीनेशन होता है, जो क्लोरीनेशन है वो हाईली सिलेक्टिव होता है। क्लोरीनेशन इज हाईली सिलेक्टिव। और जो ब्रोमिनेशन होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गया। जो क्लोरीनेशन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्लोरीनेशन इज हाईली रिएक्टिव एंड ब्रोमिनेशन इज हाईली सिलेक्टिव। राइट, तो हमसे पूछा गया है कि विच इज हाईली सिलेक्टिव, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा ब्रोमिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 10, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन डिक्रीज इज इन ऑर्डर। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हेलोजिनेशन रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर देखते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के अंदर जो हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है उसमें जो फ्लोरिनेशन होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बनता है F2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन Cl2, Br2 और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है I2। इवन के जो फ्लोरिनेशन होता है उसको एक्सप्लोजिव भी बोल सकते हैं, एक्सप्लोजिव। तो इसका मतलब इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, F2 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन Cl2, Br2, फिर I2।
क्वेश्चन नंबर 11, aryl halide are less reactive toward nucleophilic substitutions than alkyl halide due to, ये भी अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया भी जो एराइल हैलाइड है एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में, मैं यहाँ पे कोई इथाइल क्लोराइड बना लेता हूँ एज एग्जांपल ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये जो एराइल हैलाइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देन एल्काइल हैलाइड। तो रीज़न लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ सी एक्स बॉन्ड, लॉन्गर कार्बन हेलोजन बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन बनता है वो बनेगा बी ऑप्शन हमारे पास। ऑलरेडी ये हमारे ने टॉपिक के अंदर किया होता है कि इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, जो एराइल हैलाइड है उसके अंदर रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने की वजह से कार्बन और हेलोजन्स के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होगा, जिसको शॉर्ट में पीडी से लिख देते हैं, किसके बीच में, कार्बन और हेलोजन्स के बीच में। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होगा जिसकी हेल्प से ये जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, कार्बन और सी एक्स बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसका ब्रेकडाउन होना मुश्किल हो जाएगा, जिससे उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से एराइल हैलाइड अगर एल्काइल हैलाइड से कम रिएक्टिव हैं तो उसका बेस्ट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन। Question number 12. 2-methyl butane on reacting with bromine in the presence of sunlight give mainly. Compound given है 2-methyl butane, इसमें ब्रोमिनेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन हुआ, और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल के थ्रू बनेगा। तो एल्केन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भी कहाँ पे रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो अगर इसमें देखें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हम लोग बोल सकते हैं भी जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा वो इस पोजीशंस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल जो बन रहा है वो रेडिकल यहाँ पे 3 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये रेडिकल्स के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम है 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा बी ऑप्शन। Question number 13. The intermediate during the addition of HCl to propene in presence of peroxide. प्रोपीन गिवन है यहाँ पे, इसके अंदर HCl का जो एडिशंस करना है और साथ में यहाँ पे पेरोक्साइड गिवन है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि HCl के साथ अगर पेरोक्साइड आ जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिक एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहेगा जो कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोसीड होगा। तो इसमें क्या होगा, जो डबल बॉन्ड था उसके ऊपर सबसे पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो डबल बॉन्ड अटैक करेगा H पॉजिटिव के ऊपर। तो जैसे ही डबल बॉन्ड के ऊपर H पॉजिटिव का अटैक होगा तो जहाँ पे कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है वहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शंस कार्बोकेटाइन के थ्रू प्रोसीड होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। एक चीज़ का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर HBr के साथ यहाँ पे पेरोक्साइड हो जाता, अगर HBr के साथ पेरोक्साइड होता देन वो रिएक्शन डेफिनेटली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता। पेरोक्साइड अकेला HBr के साथ फ्री रेडिकल बना रहा है, अगर पेरोक्साइड के साथ HCl होगा या फिर कोई और हेलोजन एसिड होगा तो फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, रिएक्शन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू ही प्रोसीड होगी।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN2। SN2 में जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन बेसिकली सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है हमारे पास। इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 में जो एल्काइल हैलाइड है, तो एल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो जैसे जैसे एल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, वैसे ही एक्स ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ अपने को क्लियर हुई। तो इसका मतलब जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा, एक्स यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, तो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना रिएक्शन का रेट फास्ट होगा। तो जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होती है वो I नेगेटिव सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है, देन Br नेगेटिव, उसके बाद आता है Cl नेगेटिव, और सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है F नेगेटिव। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकता हूँ भाई जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रिएक्टिव होगा Ri, उसके बाद आएगा Rbr, फिर आएगा RCl, और सबसे लास्ट में रिएक्टिव होगा Rf। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। Question number 15. The halide which does not give any precipitate when bond with alcoholic AgNO3 solutions. तो क्वेश्चन नंबर 15 में बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है भी कौन AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेशन कब होता है जब AgNO3 को कोई भी X नेगेटिव मतलब हैलाइड आयन अगर मिल जाएगा, AgNO3 को अगर हैलाइड आयन मिल गया तो AgNO3 में से जो Ag पॉजिटिव है वो X नेगेटिव से कंबाइन करके AgX बन जाता है और AgX के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, तो इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे भी कौन सा कंपाउंड से हैलाइड आयन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है भी कौन नहीं दे रहा, राइट। तो चलिए हर ऑप्शंस को देखते हैं। तो इनमें से जो कंपाउंड हैलाइड आयन रिलीज नहीं करेगा वो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा। तो पहले ए ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शंस में बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली Cl लगा हुआ है, तो इससे हैलाइड आयन नहीं मिलने वाला, ये हैलाइड आयन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन Cl के बीच में रेजोनेंस है, रेजोनेंस के बीच वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, Cl रिलीज नहीं होगा, तो ए ऑप्शन तो नहीं देने वाला। अब बाकी ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शंस, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के साथ CH2Cl, यहाँ से आसानी से Cl नेगेटिव निकल सकता है। जैसे Cl नेगेटिव निकलेगा CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, कार्बोकेटाइन होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है ड्यू टू रेजोनेंस। तो बी कंपाउंड तो आसानी से Cl नेगेटिव दे सकता है, इसका मतलब AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देगा। नेक्स्ट कंपाउंड आता है एलाइल क्लोराइड। एलाइलिक क्लोराइड को देख लेते हैं। तो एलाइलिक क्लोराइड से भी Cl आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसके Cl निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शंस को देखते हैं। टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड तो टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड से भी आसानी से Cl निकल जाएगा, Cl एज ए Cl नेगेटिव निकल जाएगा, क्योंकि उसके निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनता है वो भी अगेन स्टेबल बन रहा है। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में जो क्वेश्चन था इसके अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जो ए ऑप्शन है जी, जो जिसमें से Cl नेगेटिव निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस है, कार्बन और Cl का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब जो क्लोरोबेंजीन है वो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ अ वीकेस्ट CX बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है भी किसका CX बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सभी ऑप्शंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करेंगे भी कौन किसके अंदर CX का बॉन्ड सबसे वीक अपने को दिखाई दे रहा है। पहला जो मॉलिक्यूल आ रहा है, पहला मॉलिक्यूल यहाँ पे CH2 के साथ लगा हुआ है Br, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है ब्रोमोबेंजीन, रिंग के साथ डायरेक्टली Br।
सी ऑप्शन है विनाइल क्लोराइड, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ Br लगा देते हैं, विनाइलिक ब्रोमाइड। डी ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के साथ CH2 लगाकर Cl लगा दिया। अब इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं, वीकेस्ट ढूंढना है। देखिए पहले जो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो उनको एलिमिनेट करिए। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बी और सी ऑप्शन है वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है। उसका रीज़न क्या है, बी में रेजोनेंस हो रहा है जिसकी वजह से कार्बन हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा। जो सी वाला मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में, हेलोजन्स के बीच में। तो हमारे पास ऑप्शन रह गया ए और डी। अब ए और डी में से कैसे ढूंढेंगे, ए और डी में कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जैसा तो कुछ नहीं लग रहा, पर यहाँ पे ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है लिविंग ग्रुप Br और यहाँ पे जो X वाला ग्रुप है वो हेलोजन है। जो Br होता है उसका लार्ज साइज़ है, जो Br का जो साइज़ होता है वो Cl के कंपैरिजन में लार्ज है। तो Br का अगर लार्ज साइज़ होगा तो लार्ज साइज़ होने की वजह से इसका जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा। तो इसका मतलब ए और डी में अगर कंपैरिजन करेंगे तो जो ए वाला मॉलिक्यूल है उसमें Br होने की वजह से उसका बॉन्ड वीक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बन जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी इसमें बनेगा ए ऑप्शन। Question number 17. The main product when N-butane react with Br to add 130 degree Celsius. Compound given है N-butane, N-butane compound. रिएक्शंस करवाना है Br2 के साथ, टेम्परेचर दे रखा है 130 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में क्या सोचना है पहले वो देखते हैं। स्टार्टिंग वाला जो रिएक्टेंट है वो एल्केन है, तो एल्केन के अंदर हेलोजन के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस, ये हाई टेम्परेचर है। तो इट मीन ये जो बेसिक रिएक्शन हुई इस रिएक्शंस को बोल सकता हूँ ये रिएक्शन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है। और जो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होती है, और अगर रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू होगा तो मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो मोस्ट स्टेबल रेडिकल के थ्रू बनेगा। तो एन ब्यूटेन के अंदर अगर एन ब्यूटेन में देखें तो एन ब्यूटेन में सबसे स्टेबल रेडिकल यहीं पे बनेगा, तो यहाँ पे ये रेडिकल बनेगा यहाँ पे, तो यहीं पे Br का अटैक करवा देंगे और यहाँ पे Br का अटैक करवाने पे हमें फाइनल प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन। कॉम्प्रिहेंशन टाइप, कॉम्प्रिहेंशन 1। कॉम्प्रिहेंशन 1 में एक रिएक्शन यहाँ पे गिवन है, इस रिएक्शंस को पहले डिकोड करते हैं। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर हो रहा है। स्टेप 1 के अंदर एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है वहाँ पे अटैक कर रहा है, और उसके अटैक करने के साथ ये जो पाई बॉन्ड है वो मूव करके रिंग के एटम के पास आ रहा है। पहले वाला स्टेप स्लो स्टेप है, और इस स्टेप के दौरान जो कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है स्लो स्टेप में। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होता है, जिस कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ वो लोन पेयर रिंग के अंदर जाएगा और वहाँ से अब दोबारा से लिविंग ग्रुप को लीव करेगा। तो सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। तो एक पॉइंट ये सोचने वाला है कि लिविंग ग्रुप का जो लीव होना वो कौन से, वो फर्स्ट स्टेप का पार्ट है। तो हम लोग देख सकते हैं पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है, ऐड हो रहा है, और सेकेंड स्टेप में यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, और फर्स्ट स्टेप के दौरान ही यहाँ पे कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको रीड कर लेते हैं। द स्पीशीज दैट एड्स टू द एरोमेटिक रिंग इन स्टेप 1 नीड टू बी अ न्यूक्लियोफाइल, यस, सच एज अ मिथॉक्साइड आयन। जो वाई नेगेटिव है वो एक मिथॉक्साइड आयन है, ना कि वो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव। ओके, स्टेप 1 विल बी facilitated by electron withdrawing rather than electron donating substituents। इसका मतलब ये हुआ जो स्टेप 1 है जिसमें कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बन रहा है, वो रिएक्शंस अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो आसानी से हो जाएगा,
और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा तो उसकी वजह से उसका रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। आगे कह रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट दैट आर डीएक्टिवेटिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो डीएक्टिवेटिंग थे वो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में एक्टिवेटिंग है। बिल्कुल सही पॉइंट है, राइट। द इफेक्ट इज मोस्ट pronounced for the strongly electron withdrawing group, ortho and para positions to the leaving group। अगर लीविंग ग्रुप अगर कोई ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे लगा होगा विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अपने को दिखाई देगा। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहे हैं, इन ऑर्डर ऑफ स्टेप 2 टू अकर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग द लीविंग ग्रुप to the ring are lost with the leaving group rather than becoming part of the ring's pi system। वो ये कह रहा है कि सेकेंड स्टेप के अंदर ये जो बॉन्ड बना हुआ था कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लीविंग ग्रुप लेकर रिंग से बाहर निकल जाता है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है अबव रिएक्शन हैज़ मैक्सिमम रेट, इसमें मैक्सिमम रेट को निकालना है। तो जैसे अगर रिएक्शंस के मैकेनिज्म को देखते हो तो रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है। इसका मतलब पहले स्टेप पे ही रिएक्शंस का रेट डिपेंड करेगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये वाले कार्बन के ऊपर अटैक करता है जिस कार्बन के साथ लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो डेफिनेटली जितना इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन के ऊपर फास्ट होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो रिएक्शंस का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन। कार्बन कैरी हेलोजन जो कार्बन हेलोजन कैरी करता है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना रिएक्शंस का रेट फास्ट होगा। तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज़्यादा तब आएगा जब एक्स वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसके बेसिस पे जो इसका आंसर दिखाई देगा वो डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन लगाओगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा डेवलप होगा और उस केस में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है जिसमें 2 फ्लोरीन्स लगे हुए हैं, उसका रिएक्शंस करवा रहे हैं। एम ए को यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे लिखेगा कॉन्सनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये चीज़ है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जो हमारे पास रिएक्टेंट गिवन था बेंजीन रिंग के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 का रिएक्शंस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो कॉन्सनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नाइट्रेटिंग एजेंट है। यहाँ से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। जो रिंग के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है वो हेलोजन है, हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो NO2 फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे जाकर अटैच हो जाएगा, ये बनेगा कंपाउंड A। अब इस कंपाउंड में हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं CH3ONA के साथ, CH3ONA, और हीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अब CH3ONA के साथ करवा रहे हो तो यहाँ से CH3O नेगेटिव मिलेगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल होता है और ऊपर हेलोरीन्स है। तो इसका मतलब अब रिएक्शन हो जाएगी ArSN2। और ArSN2 में क्या होगा, अब इस जिसके ऊपर अटैक करना है उसके अंदर 2 लिविंग ग्रुप हैं। तो अब ये सोचना है कौन सा लिविंग ग्रुप निकलेगा। डेफिनेटली पहले लिखा हुआ था भी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो ArSN2 वो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं। तो ये जो NO2 लगा हुआ है, NO2 जिसके रिस्पेक्ट में, जिस लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे लगा होगा वो वाला लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो ये जो ऊपर वाला फ्लोरीन है इसके रिस्पेक्ट में NO2 ऑर्थो पैरा पे लगा हुआ है, तो यहाँ से फ्लोरीन निकल के OCH3 लग जाएगा, NO2 अपनी जगह पे रहेगा और नीचे वाला फ्लोरीन एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसके बेसिस पे जो आंसर बनता है वो हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड ArSN2, राइट।
ArSN2 का जो रिएक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन, क्योंकि इसके अंदर कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोएनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m। जितना -m इफेक्ट ज़्यादा लगेगा उतना कार्बोएनाइन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, उतना ArSN2 के अंदर एक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो पहले वाले में ये NO2 अपना -m लगाएगा, सेकंड वाले में NO2Cl के रिस्पेक्ट में मेटा पे है तो सिर्फ अपना -I इफेक्ट लगा पाएगा। सी केस में 2NO2 लगे हुए हैं, दोनों के दोनों अपना -m इफेक्ट शो करेंगे और डी कंपाउंड के अंदर एक ही NO2 अपना -m लगा पाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शंस के अंदर, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ArSN2 के अंदर आएगा सी कंपाउंड। कॉम्प्रिहेंशन टू में वो E2 रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए इस रिएक्शंस में क्या दे रखा है, इसमें अगर इस रिएक्शंस को ध्यान से देखें, जो रिएक्शन था इसमें कंपाउंड दे रखा है 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन में रिएक्शंस करवा रहे हैं CH3ONa के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। तो यहाँ से जिस कार्बन के साथ Br लगा हुआ है उसको अल्फा मान लिया, नेक्स्ट वाले जो कार्बन है वो बीटा कार्बन। इसका मतलब इस कंपाउंड के पास 2 बीटा हाइड्रोजन है। 2 बीटा हाइड्रोजन होने की वजह से दो प्रोडक्ट्स बनेंगे एलिमिनेशंस के दौरान, एक बीटा 1 से एलिमिनेशन होगा और एक बीटा 2 से एलिमिनेशन होगा। जो बीटा 1 से एलिमिनेशन होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है, तो एक प्रोडक्ट बन रहा है ब्यूट-2-ईन और दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है ब्यूट-1-ईन। और जो ब्यूट-2-ईन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 6 है, ब्यूट-1-ईन के पास अल्फा H का नंबर 2 है। तो ब्यूट-2-ईन इज़ मोर स्टेबल एल्कीन, ब्यूट-1-ईन कम स्टेबल है हमारे पास। तो जिसकी वजह से जो ब्यूट-2-ईन है वो मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं और ब्यूट-1-ईन माइनर प्रोडक्ट है। अब अगर आगे देखें तो ये जो ब्यूट-2-ईन बन रहा है, ये ब्यूट-2-ईन में जो डबल बॉन्ड है उसके अलोंग GI पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसका मतलब 2 कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी होगी। एक कंपाउंड बन सकता है सिस कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड बनेगा ट्रांस कंपाउंड। तो डबल बॉन्ड के अलोंग सिस और ट्रांस दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है। और अगर इन दोनों में से मेजर आइडेंटिफाई करेंगे तो जो ट्रांस वाला प्रोडक्ट है वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि ट्रांस एल्कीन मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सिस एल्कीन से। एक तो ये वाला पॉइंट गिवन है यहाँ पे। अगले में दे रखा है, अगर मैकेनिज्म को ध्यान से देखें तो मैकेनिज्म में ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके पास एल्कीन करेक्टर आ रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट पोजेस एल्कीन करेक्टर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऊपर मैकेनिज्म दे रखा था, राइट। तो चलिए अब देखते हैं, और ये E2 के बारे में बात कर रहा है। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट विद अल्कोहलिक QH। तो ये तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अल्कोहलिक QH E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और E2 के अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये डायरेक्टली रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो पहले वाला कंपाउंड 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। इसका मतलब इसमें जो रिएक्टिविटी बनेगा हमारे पास, फर्स्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो इसका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। सेकंड पार्ट, हाउ मैनी आइसोमर ऑफ C4H9Br व्हेन रिएक्ट्स विद NaNH2 डायस्टीरियोमेल विल फॉर्म। उसमें ये पूछ रहे हैं कि C4H9Br के कितने आइसोमर ऐसे होंगे जिनका NaNH2 के साथ रिएक्शंस करने पे डायस्टीरियोमर बनेगा। पहले तो ये जो NaNH2 है, NaNH2 एक बहुत अच्छा बेस है। इसका मतलब NaNH2 एलिमिनेशन करेगा। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कितने आइसोमर हैं जिनमें जब एलिमिनेशंस करोगे तो डायस्टीरियोमर बने। डायस्टीरियोमर्स का मतलब वो कंपाउंड सिस ट्रांस शो करें, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करें। कितने कंपाउंड ऐसे हैं जिनसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे जो
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएँ वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। तो C4H9Br में पहला कंपाउंड बना दिया मैंने 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर 1 ब्रोमो ब्यूटेन में एलिमिनेशंस करता हूँ अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन, इससे प्रोडक्ट्स बनेगा ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन कंपाउंड के अंदर कोई जीआई पॉसिबल नहीं है। C4H9Br का सेकेंड आइसोमर बनेगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। अल्फा पोजीशंस बीटा 1 बीटा 2, इस कंपाउंड के पास 2 बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल हैं, तो 2 प्लेसेस से एलिमिनेशन होगा, एक बनेगा ब्यूट 2 इन और एक प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूट 1 इन। और जो ब्यूट 2 इन कंपाउंड बन रहा है इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सी कंपाउंड। अब थर्ड कंपाउंड और कौन सा कंपाउंड बन सकता है? और कंपाउंड की फर्दर पॉसिबिलिटी है 3 मेंबर्ड रिंग, टोटल 4 कार्बन, यहाँ पे Br लगा दिया। अब इस कंपाउंड का एलिमिनेशंस करते हैं, तो ये अल्फा पोजीशन हो गया, ये बीटा पोजीशंस। तो यहाँ से अगर एलिमिनेशंस करेंगे तो एलिमिनेशंस के दौरान एक ऐसा एल्कीन बन रहा है जो एल्कीन जीआई शो नहीं करेगा, तो इसका मतलब इससे भी डायस्टीरियोमर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अगली पॉसिबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे Br लगा हो, ये वाला आइसोमर बन सकता है C4H9Br का। यहाँ से अगर एलिमिनेट करते हैं तो अल्फ़ा, ये बीटा पोजीशंस, और यहाँ से एलिमिनेशंस करने के बाद भी जो एल्कीन बनेगा उसके अंदर भी जीआई पॉसिबल नहीं है। तो मैंने C4H9Br के सभी आइसोमर्स ड्रॉ कर लिए और उनकी एलिमिनेशन की, और उनकी एलिमिनेशन के दौरान सिर्फ एक ही कंपाउंड, एक ही आइसोमर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो जीआई बना रहा है, क्योंकि जो जीआई होते हैं वो आपस में डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। इसका थर्ड पार्ट, इस रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। रिएक्शन दे रखे, इसमें एक्स और वाई का सम आइडेंटिफाई करना है। तो पहले वाले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन ग्रुप है ये कीटोन है, ये वाला फंक्शन ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड हुआ। तो जब भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन PCl5 का होगा तो C डबल बॉन्ड O हट के वहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ 2Cl ग्रुप अटैच हो जाएंगे। कार्बन के साथ यहाँ पे भी 2Cl अटैच हो गए। अब इसके बाद तो यहाँ पे PCl5 के जो मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, तो PCl5 के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट था 6 डबल बॉन्ड O, यस, ये इसमें PCl5 के 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक PCl5 एक कार्बोनाइल से रिएक्ट करता है, तो कंपाउंड के अंदर 2 कार्बोनाइल्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूल PCl5 के यूज़ होंगे। इससे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O हट जाएगा और वहाँ पे 2Cl ग्रुप आकर अटैच हो जाएंगे, Cl एंड Cl। इसके बाद इस कंपाउंड के अंदर NaNH2 को डालेंगे। NaNH2 एलिमिनेशंस करेगा, तो यहाँ पे चेक करना है कि NaNH2 के कितने मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ये वाला Cl है। पहले मान लो इस Cl को एलिमिनेट कर लेते हैं। जैसे ये वाला Cl एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पे ये ऐसा केस बनेगा, डबल बॉन्ड, राइट, और यहाँ पे Cl एज इट इज़ का एज इट इज़ लगा होगा। तो इसका मतलब एक जो NaNH2 है उसने एक बार यहाँ से एलिमिनेशन कर दिया, एक Cl को बाहर निकाल दिया, और जैसे एक Cl बाहर निकल गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप हो गया। अब आगे सोचने वाला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट क्या है, अब ये जो मॉलिक्यूल था इसमें फर्दर NaNH2 का रिएक्शन होगा, फर्दर NaNH2 का रिएक्शन होगा। अब अगर फर्दर NaNH2 होगा तो ये वाला Cl भी निकल सकता है, ये वाला Cl भी निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, पर ये वाला Cl एलिमिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला Cl अब डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ रहा है, तो इसका निकलना मुश्किल होगा। तो इसका मतलब अगर इसमें NaNH2 को डालेंगे तो ये वाला Cl तो एलिमिनेट नहीं होगा, नीचे वाले जो अल्फ़ा, ये बीटा पोजीशन, इसमें 2 बार एलिमिनेशन हो जाएगा, और 2 बार एलिमिनेशन होने से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी भी ये जो प्रोडक्ट बना है ये फर्दर NaNH2 के साथ रिएक्शंस करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड वाला जो कार्बन है इसके साथ जो H लगा हुआ है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है,
तो NaNH2 क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेगा और H पॉजिटिव को बाहर निकालने के बाद Cl यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये कंपाउंड बन रहा है और ये वाला कंपाउंड फर्दर CH3I के साथ रिएक्शंस करेगा और जैसे CH3I के साथ करेगा तो ये लोन पेयर का अटैक कार्बन के ऊपर होगा, यहाँ से I वाला एटम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा और फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन रहा है और यही प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाना था। तो अब इसमें हम लोगों ने X+Y का देखना है। तो Y किसका नंबर है, NaNH2 का। तो एक मॉलिक्यूल तो NaNH2 का बेटा यहाँ पे यूज़ हो रहा है और यहाँ पे NaNH2 के कितने मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, 2Cl निकालने तो 2 मॉलिक्यूल NaNH2 के यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। फिर एसिडिक H निकालने के लिए एक NaNH2 यहाँ पे दोबारा से यूज़ हो गया। तो इसका मतलब NaNH2 के टोटल 4 मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं और PCl5 के 2 हो रहे हैं। तो कहने का मतलब X की यहाँ पे जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो 2 है और जो Y का वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 4 है। तो इसका मतलब X+Y का जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 6। तो थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसका एग्जैक्ट आंसर बनना चाहिए बी ऑप्शन। Comprehension 3. These problems differ from those in earlier chapter in that they directly test your knowledge of core material rather than using a descriptive passage to extend to material or to introduce new ideas. The number of factors that contribute to the nucleophilic substitutions can be daunting. The really major ones, though, are few or readily applied to specific by using SN1, SN2 mechanism to guide your analysis. तो इसमें तो कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकली दिया नहीं हुआ, तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। पहला क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि विच कंपाउंड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशंस बाय SN1 मैकेनिज्म एट द फास्टेस्ट रेट। तो SN1 मैकेनिज्म में अगर बात करें तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ही यही है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो इसमें से जो 3 डिग्री तो ये वाला कंपाउंड 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, सी ऑप्शन 2 डिग्री और डी ऑप्शन यहाँ पे 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा तो डी वाला 3 डिग्री है, इसका मतलब डी कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका सेकंड पार्ट है विच कंपाउंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म एट द फास्टेस्ट रेट। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो आइडेंटिफाई कौन सा 1 डिग्री है। पहला कंपाउंड 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो ए ऑप्शन 1 डिग्री है, तो ए ऑप्शन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा SN2 के अंदर। इसका थर्ड पार्ट है विच रिएक्शंस टेक प्लेस एट द फास्टेस्ट रेट। तो अगर इस थर्ड क्वेश्चंस को देखें तो इसमें ए ऑप्शंस में क्लोरीन लिविंग ग्रुप था, तो उसकी जगह पे SH आ रहा है जब उसका रिएक्शन NaSH के साथ किया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो SH नेगेटिव है एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। सेकंड केस में Cl है, रिएक्शन NaSH के साथ ही कर रहे हैं और यहाँ पे एलिमिनेशंस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी, SH नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल है और पुअर बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो SH नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को फेवर करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को फेवर करेगा, नॉट फेवर द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन फेवर नहीं करने वाला क्योंकि SH नेगेटिव अच्छा बेस नहीं है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक तो एलिमिनेशन बी ऑप्शन में हो रहा है और एक एलिमिनेशन डी में हो रहा है। तो इसका मतलब बी और डी तो हो ही नहीं सकते जो कि फास्टेस्ट रेट पे होंगे। अब ऑप्शन रह गया ए और सी में से। ए और सी में से कैसे चेक करेंगे। सी में जो लिविंग ग्रुप है वो Cl है, सॉरी ए में जो लिविंग ग्रुप है वो Cl है, सी में लिविंग ग्रुप Br है। Br बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज़ कम्पेयर टू Cl से। इसका मतलब इस कंपाउंड का जो मैक्सिमम रिएक्टिव रेट बनेगा, जो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा वो आएगा सी कंपाउंड, ऑप्शन सी।
Fourth part, identify the mechanisms most responsible for the major product in the following reaction. कंपाउंड हमारे पास गिवन है, एल्काइल हैलाइड है, जिस कार्बन के साथ Br लगा हुआ है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये बीटा 1, ये बीटा 2 पोजीशंस। इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं हम लोग इथॉक्साइड आयन के साथ CH3 CH2O नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो डेफिनेटली ये जो रिएक्शन है ये E2 मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग जाएगा, E2 विलियमसन सिंथेसिस के अकॉर्डिंग रिएक्शन है E2, क्योंकि यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है वो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और बीटा ब्रांचिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड E2 मैकेनिज्म में जाएगा। अगर E2 मैकेनिज्म के साथ जाएगा तो सिर्फ बीटा 2 से तो एलिमिनेशन हो नहीं सकता, क्योंकि बीटा जो हाइड्रोजन बीटा 2 हाइट कार्बन है उसके पास कोई H नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब जो एलिमिनेशन पॉसिबल होगी वो सिर्फ बीटा 1 से होगी और ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, राइट। इसमें रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एल्काइल हैलाइड इट इज़ 2 डिग्री विद बीटा ब्रांचिंग, 2 डिग्री विद बीटा ब्रांचिंग के साथ है, तो डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड विलियमसन सिंथेसिस में E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। फिफ्थ पार्ट इसका, हमारे पास एक रिएक्शंस गिवन है, जो रिएक्टेंट है इसका रिएक्शन NaCN के साथ करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो NaCN के साथ जो रिएक्शन हो रहा है इसमें से Cn नेगेटिव जनरेट होगा और Cn नेगेटिव एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल। अगर Cn नेगेटिव गुड न्यूक्लियोफाइल है तो Cn नेगेटिव की प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म होगा और SN2 के अंदर हमेशा इन्वर्जन होता है। तो अगर हम लोग अपना रिएक्टेंट्स को देखें तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, CH3, यहाँ पे H और Br लगा हुआ है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे C2H5। जब इसके ऊपर NaCN का रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली ये इसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर 2 कायरल सेंटर्स हैं, ये वाले कायरल सेंटर का तो नॉट इन्वॉल्व, ये वाला कायरल सेंटर तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इस कायरल सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम रहेगा। जबकि ये जो ऊपर वाला कायरल सेंटर है यहाँ पे Cn नेगेटिव अटैक करेगा और Cn नेगेटिव SN2 मैकेनिज्म करेगा, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला कायरल सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन उलट जाएगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नीचे वाले कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रख देते हैं और ऊपर वाले कायरल सेंटर के ऊपर एक इंटरचेंज करके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे बना दिया Cn, यहाँ पे लगा दिया H और यहाँ पे लग गया CH3। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो पहले वाला जो कायरल सेंटर था, ये जो कायरल सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि Cn नेगेटिव SN2 मैकेनिज्म करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो ऊपर वाले कायरल सेंटर के साथ जिसके साथ Br लगा हुआ है वहाँ पे इन्वर्जन होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, नीचे वाले कायरल सेंटर पे रिटेंशन, ऊपर वाले कायरल सेंटर पे इन्वर्जन, तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, बेंजीन यील्ड्स डाइफिनाइल मीथेन। तो बेंजीन से डाइफिनाइल मीथेन बनाना है ऑन रिएक्शन विथ, यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 द मिसिंग आइटम कैन बी। तो इस क्वेश्चंस के अंदर आइडेंटिफाई करना है, जो मेन मोटिव है बेंजीन से जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोडक्ट बन रहा है डाइफिनाइल मीथेन। हमने आइडेंटिफाई करना है बेंजीन से डाइफिनाइल मीथेन बनाने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 चारों ऑप्शन में से कौन से रिएजेंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक एक ऑप्शंस को सॉल्व करके देखना होगा। तो पहले ये ऑप्शंस को देखते हैं। बेंजीन था, बेंजीन क्या रिएक्शंस करवा रहे हैं CH2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 की प्रेजेंस में लुईस एसिड है, तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा और जैसे Cl नेगेटिव निकलेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा, रिंग के ऊपर जाकर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली CH2Cl अटैच हो जाएगा। रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकेगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना है ये AlCl3 की प्रेजेंस में इसमें से दोबारा से यहाँ से Cl नेगेटिव निकल सकता है। अगर दोबारा से Cl नेगेटिव निकल जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, बेंजीन रिंग के साथ लगा होगा CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है,
अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। इट मीन जो ए ऑप्शन है उससे तो डाइफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बी ऑप्शंस पे चलते हैं। बी ऑप्शंस में बेंजीन रिंग का रिएक्शंस करवा रहे हैं। बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा और Cl नेगेटिव के निकलने के साथ ही बेंजाइल एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर अटैक करेगा, तो बेंजीन के ऊपर जैसे ही अटैक हो जाएगा तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है, फाइनली जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है वो प्रोडक्ट बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। तो इसका मतलब बी ऑप्शन से भी डाइफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है। सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शंस में बेंजीन का जो रिएक्शंस हम लोगों ने करवाना है वो रिएक्शंस करवाएंगे CHCl3 के साथ, CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो CHCl3 है इसके पास 3 Cl हैं, तो इसका मतलब अगर हम लोग डायरेक्टली सोचे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो 3 टाइम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो कहने का मतलब इसमें डाइफिनाइल मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। डाइफिनाइल मीथेन तभी पॉसिबल था अगर 2 Cl लगे होते, जैसे ये ऑप्शन में गिवन थे। अब यहाँ पे देख लेते हैं भी क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से CHCl2 एज पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो रिंग के ऊपर CHCl2 अटैच हो जाएगा। अब ये जो CHCl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये बेंजीन के ऊपर दोबारा से अटैक करेगा, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इसमें से दोबारा से एक Cl निकल के CHCl पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो बेंजीन के साथ CH के साथ लगा होगा Cl और उसके साथ एक बेंजीन रिंग और अटैच है। ये जो प्रोडक्ट बना है इसके पास अभी भी एक Cl और प्रेजेंट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 यहाँ से Cl नेगेटिव दोबारा से निकल जाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आकर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर अटैक करेगा। तो इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कार्बन के साथ डायरेक्टली 3 फिनाइल रिंग अटैच होंगी, ट्राइफिनाइल मीथेन। तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो आ नहीं रहा, क्योंकि सी ऑप्शन से तो ट्राइफिनाइल मीथेन बन रहा है। अब डी ऑप्शंस को चेक करते हैं भी डी ऑप्शंस में क्या होगा। डी ऑप्शंस में देखें तो डी ऑप्शंस में बेंजीन रिंग इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ लगा हुआ है CHCl2, राइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, एक Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और हमारे पास इस टाइप से प्रोडक्ट्स बनेगा। तो रिएक्शन यहाँ तक भी नहीं रुक पाएगा क्योंकि अभी भी Cl है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये कंपाउंड दोबारा से बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, तो दोबारा से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 Cl नेगेटिव निकल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर दोबारा से अटैक करेगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो बनेगा ट्राइफिनाइल मीथेन। इसका मतलब C और D से तो ट्राइफिनाइल मीथेन बनेगा और जो A और B ऑप्शन है उससे डाइफिनाइल मीथेन बनेगा। और हमने आइडेंटिफाई करना था वही ऑप्शन जिससे डाइफिनाइल मीथेन बन पाए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस बनेंगे वो बनेगा ऑप्शन A एंड ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज आर प्राइमरी। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शंस नियोपेंटाइल क्लोराइड, इट इज अ 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। बी ऑप्शन है एन पेंटाइल क्लोराइड, इट इज ऑल्सो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सी ऑप्शन सेक पेंटाइल क्लोराइड, 5 कार्बन्स, Cl sec pentyl chloride is a 2 degree alkyl halide. D option isopropyl chloride, it is also 2 degree alkyl halide. तो 1 डिग्री alkyl halide है हमारे पास A एंड B। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन A एंड ऑप्शन B, A एंड B ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर SN2 मैकेनिज्म्स। SN2 मैकेनिज्म के लिए कौन सी कंडीशन फेवर करती है? तो इसमें से पहला पॉइंट आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यस ये भी है। 3 डिग्री हैलाइड्स, ये नहीं होगा बिकॉज क्योंकि SN2 के अंदर अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री में कभी भी SN2 नहीं होता। पोलर, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आप SN2 के लिए जो चाहिए होता है वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेंगे वो बनेंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। Question number 13, which of the following process occurred during the formation of iodoform from ethanol? ये हमारे पास एक हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शंस का जो डिटेल्ड एनालिसिस है, डिटेल्ड एनालिसिस वो हम लोग स्टडी करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर के अंदर, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अभी के लिए इसको लीव कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली याद रखना है तो याद रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है, इसके अंदर आयोडीनेशन भी है और हाइड्रोलिसिस भी है। ये हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल्ड एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर।